स्वागत है आप सभी का जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड यूट्यूब चैनल में। साथियों, भारतीय राज्यव्यवस्था के क्रम में आज मैं आपके बीच लेके आया हूं भारतीय राज्यव्यवस्था का भाग 4। और भाग 4 के अंतर्गत अपन राष्ट्रपतियों के संदर्भ में जो व्यक्तिगत प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले अगर आपने भारतीय राज्यव्यवस्था का भाग 3 देखा है तो आपने देखा होगा उसमें मैंने सभी भारतीय राष्ट्रपतियों का क्रम सूत्र या ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। आशा है कि आपको वो याद हो गया होगा। इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी मैं आपको सारे महत्वपूर्ण तथ्य बता चुका हूं। आज अपन जो प्रारंभ करेंगे वो तीसरे राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहां से प्रारंभ करेंगे और उत्तरोत्तर आगे जो राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में अधिक से अधिक बातें मैं आपको बता सकूं, यही प्रयास मेरा रहेगा। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है भारतीय राज्यव्यवस्था। सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। मैं पर्टिकुलर किसी परीक्षा का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। आपके अगर सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, आपको परिणाम बिल्कुल सकारात्मक मिलेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले जो है हम एक वाक्य बोलते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, राष्ट्रपतियों का क्रम आप मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं। राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। तब जाकर रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। प्रणाम राम। अब अपन आगे बात करेंगे जाकिर हुसैन के बारे में। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ये थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। व्यक्तिगत रूप से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत के तीसरे जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से ये संबंधित रहे हैं और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं सभी जानकारियां। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद स्थान से रहा है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये प्रश्न आता है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अलावा देखिए साथियों, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति। मतलब प्रथम राष्ट्रपति थे ये जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के दौरान हुई, राष्ट्रपति भवन में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो ये चीजें जो है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए साथियों, वर्ष 1952 से 54, वर्ष 1952 से 54 का जो समय है ये विशेष रूप से इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ष 52 से 54 जो है इन्होंने भारतीय राजनीति में अपना सक्रिय रूप से प्रवेश प्रारंभ कर दिया था। तो वर्ष 52 में इन्होंने भारतीय राजनीति में अपना सक्रिय प्रवेश प्रारंभ कर दिया था और 1956 में
डॉक्टर जाकिर हुसैन राज्यसभा के सदस्य बने। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 1956 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो राज्यसभा के सदस्य बने। 1957 में जो है इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। 1957 में जो है इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। सदस्यता छोड़ने का कारण जो है वो ये है साथियों, 1957 से लेकर 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि राज्यपाल भी रह चुके हैं ये बिहार के। 1957 से लेकर वर्ष 1962 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बिहार के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद में देखिए साथियों, 1962 से लेकर 1967 तक ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1962 से 1967 तक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल तीनों ही सर्वोच्च पदों पर आसीन रह चुके हैं। ध्यान से सुन लीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल तीनों सर्वोच्च पदों पर आसीन रह चुके हैं। तो वो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये विशेष बात है, इनके संदर्भ में आप विशेष रूप से आप ध्यान में रखिए। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद स्थान से संबंधित थे, राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। 1952 में इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया। 1956 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1957 में राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। कारण था 1957 से 62 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे और 1962 से 67 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अब इसके बाद देखो इनका जो राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल था, आप विशेष इसको वर्ष के रूप में ध्यान में रखिएगा, ज्यादा इतना पूरा कार्यकाल आपसे नहीं पूछा जाता है। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये रहे थे भारत के राष्ट्रपति और 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई और नई दिल्ली के जामिया इस्लामिया कैंपस में इनकी पत्नी के साथ इनको दफनाया गया था। तो इनकी पत्नी की मृत्यु इनसे बहुत समय पहले हो चुकी थी और नई दिल्ली के जामिया इस्लामिया कैंपस में ही इनकी पत्नी की कब्र के साथ ही इन्हें भी दफनाया गया था। तो ये साथियों अपनी जानकारी है जाकिर हुसैन के बारे में। अब अगले राष्ट्रपति के रूप में जो है अपन पढ़ेंगे वीवी गिरी। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपको राष्ट्रपतियों से संबंधित व्यक्तिगत सभी महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा और आपका कोई भी प्रश्न जो है राष्ट्रपतियों से संबंधित गलत नहीं होगा। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी के बारे में। तो अब अपन बात करेंगे साथियों वीवी गिरी के बारे में। तो वीवी गिरी जो थे साथियों, ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे थे? क्योंकि इनसे पहले जो स्थायी जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो जब तक आगे जो है राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं हो जाता, स्थायी निर्वाचन नहीं हो जाता, तब तक जो व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा
उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति या एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है आपसे पूछा जाए तो वो वीवी गिरी आएगा। और कार्यवाहक के रूप में देखिए इनका कार्यकाल जो रहा है 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस दिन ये पद पर आसीन हो गए और 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक रहे। अब देखिए साथियों एक विशेष रूप से जो बात है कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक मतलब दो महीने और 17-18 दिन जो भी समय है ये कार्यवाहक के रूप में रहे और इन्होंने कार्यवाहक का पद संभालते ही 2 महीने और 17-18 दिन बाद में ही पद से त्यागपत्र दे दिया। मतलब अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो कार्यवाहक के रूप में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया और इनके स्थान पर जो अगले जो कार्यवाहक बने वो बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में अपन इसके बाद में बात करेंगे क्योंकि कारण यह है क्योंकि वीवी गिरी पहले कार्यवाहक थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे उस समय जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो थे, तो इसके बारे में जो है अपन बाद में पढ़ेंगे। साथियों आपको केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है कि वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक थे और भारत के दूसरे जो कार्यवाहक थे वीवी गिरी के द्वारा पद छोड़े जाने के बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने। उसके बाद में दोबारा भारत में स्थायी जो है चुनाव हुए और स्थायी राष्ट्रपति चुनाव में ये जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे यही स्थायी राष्ट्रपति बन गए चौथे। तो वीवी गिरी के बारे में अपन एक बार में ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सारी। अब देखिए साथियों तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति ये हो गए और प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने पद पर रहते हुए अपने पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और इसके अलावा देखिए साथियों आपको जो ध्यान में रखनी है बात कि 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 पूरे 5 वर्ष के लिए ये रहे थे स्थायी राष्ट्रपति। तिथि आपसे कोई नहीं पूछता, आपको इतना ध्यान में रखना है कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक तो ये कार्यवाहक रहे थे और 1969 से 1974 तक रहे थे ये स्थायी राष्ट्रपति। ये चीज आपको विशेष रूप से यहां ध्यान में रखनी है। अब देखिए विशेष जो बात है इनके संदर्भ में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम अपन बात करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, प्रथम सरकार जो बनी थी भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उस सरकार में इनको मंत्रालय दिया गया था श्रम मंत्रालय। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में इन्हें श्रम मंत्रालय प्रदान किया गया था और 1952 से लेकर 1954 तक इन्होंने श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया था। और सबसे पहली जो लोकसभा का जो गठन किया गया था साथियों, सबसे पहली लोकसभा का जो गठन किया गया था वर्ष 1952 से 1957। ये प्रथम लोकसभा का कार्यकाल है। जैसे वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, ऐसी प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था 1952 से 57। इस लोकसभा के सदस्य चुने गए थे वीवी गिरी, लोकसभा के सदस्य थे और 52 से 54 तक जो इनका काल रहा है वो रहा है श्रम मंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया था। तो 2 साल तो जो है ये श्रम मंत्री रहे थे। इसके अलावा देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, तो ये जो इस्तीफा जो दिया गया था ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी के आग्रह पर इन्होंने जो है वो उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया था और उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद में इन्हें कांग्रेस का भी पूर्ण बहुमत प्राप्त था। तो कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। मतलब बहुमत होने के बावजूद इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा
और बेहद करीबी अंतर से ये चुनाव जीतने में सफल रहे और 24 अगस्त 1969 को ये स्थायी राष्ट्रपति देश के बना दिए गए चौथे। तो कौन से राष्ट्रपति बने हैं ये स्थायी चौथे? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे हैं वीवी गिरी। अब देखिए साथियों, इसके बारे में विशेष बातें और भी हैं कि वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 1945 से लेकर 1947 तक वीवी गिरी जो है वो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी रहे थे। 1945 से वर्ष 1947 तक वीवी गिरी भारत की ओर से श्रीलंका में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर, इन 3 राज्यों के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर, इन तीनों राज्यों के ये क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आपको ये विशेष बात ध्यान में रखनी है कि भारत का पहला राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यों का राज्यपाल तीनों पद प्राप्त करने में सफल रहा है तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम नहीं मिले तो इन्होंने भी उपराष्ट्रपति पद जो है, राष्ट्रपति कार्यवाहक जो बने उससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया इन्होंने, फिर ये कार्यवाहक बने, कार्यवाहक के बाद में ये कार्यवाहक के पद से भी अपने आप को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद में दूसरे कार्यवाहक बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद में जो है ये निर्दलीय चुनाव जीते, राष्ट्रपति चुनाव, और ये स्थायी राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए। तो इनके संदर्भ में जो है ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, तो वो वीवी गिरी थे। और वीवी गिरी जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में जो है वो श्रम मंत्री थे। 1952 से 1957 की प्रथम लोकसभा के ये सदस्य थे। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे ये कांग्रेस के। इसके अलावा श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी ये रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब साथियों इसके बाद में अपन बात जो करेंगे वो करेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह की। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बात करेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में, ठीक है। तो ये भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आज तक भारत के साथियों 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले वीवी गिरी थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो कार्यवाहक बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और आगे जो है एक और बढ़ेंगे बीडी जत्ती। तो 3 ही कार्यवाहक हैं। और वैसे स्थायी राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जो संबंध है वो है साथियों उत्तर प्रदेश से। हाँ, एक बात आप देख लीजिए वीवी गिरी के संदर्भ में, संबंधित राज्य जो मैं बताना भूल गया था, वो वीवी गिरी जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित रहे हैं। वीवी गिरी जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और बाद में 5 वर्ष तक के लिए स्थायी राष्ट्रपति भी बने हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद में। तो ये वीवी गिरी जो है वो किस राज्य से संबंधित रहे हैं? उड़ीसा राज्य से संबंधित रहे हैं। और वीवी गिरी के कार्यकाल के दौरान ही, क्योंकि वीवी गिरी 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहे हैं, इन्हीं के काल में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो दूसरा युद्ध लड़ा गया था दिसंबर 1971 में। वीवी गिरी के काल में ही भारत और पाकिस्तान के मध्य दूसरा जो है युद्ध लड़ा गया था दिसंबर 1971 में। और इस युद्ध का समापन कैसे हुआ? बांग्लादेश के जन्म के साथ। बांग्लादेश के जन्म के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हो गई और भारत इस युद्ध में निश्चित रूप से विजयी रहा था। अब देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में अपन बात कर लें, ये थोड़ी सी बात रह गई थी साथियों। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से रहा है।
वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही है, आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए इनका जो कार्यकाल है कार्यवाहक के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं और 1 महीने और कुछ दिन ही ये राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे कार्यवाहक। तो जैसे प्रश्न आ जाए कि न्यूनतम कार्यकाल वाला कार्यवाहक राष्ट्रपति है, तो न्यूनतम कार्यकाल वाला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है 1 माह और कुछ दिन, जो 3-4 दिन ऊपर है 1 महीने के। अब देखिए इनके संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो ये है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो संवैधानिक तीनों सर्वोच्च पद प्राप्त कर चुका है, राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी वो इससे पहले थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि वीवी गिरी जो कार्यवाहक थे तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो आप इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का या भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ऐसे ही भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद प्राप्त हुआ। तो एकमात्र व्यक्ति है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश तीनों पद पर कार्यरत रहा है, तो वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब देखिए इनकी पुस्तकों के बारे में अपन बात करेंगे। तो इनकी 2 जो पुस्तकें हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। पहली पुस्तक है भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली। भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली, लिख लीजिए आप, एकदम अलग हो गया हूं मैं। भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली। और दूसरी पुस्तक है संपत्ति का अधिकार और भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान, ये 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है, भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली और संपत्ति का अधिकार और भारतीय संविधान। तो ये बातें बनती है मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में। अब देखिए साथियों, इसके बाद में जो है स्थायी राष्ट्रपति बनेंगे वीवी गिरी, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद में हम 5वें राष्ट्रपति की बात करेंगे जो बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में अपन आप पढ़ेंगे। तो साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो देश के 5वें राष्ट्रपति हैं। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और 5वें हैं फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में वो था 24 अगस्त 1969 से 11 फरवरी 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977, ये था इनका कार्यकाल। अब आप कहोगे कि ये तो 5 वर्ष के लिए बड़े नहीं, तो जाहिर सी बात है स्थायी राष्ट्रपति थे भारत के और 24 अगस्त 1974 से 24 अगस्त 1979 तक ये राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, लेकिन पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हुई। तो अगला प्रश्न बन गया, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो वर्तमान तक भारत में
दो ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। सबसे पहले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है और ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात, भारत के दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो संबंधित हैं दिल्ली से। इनका जन्म जो है वो 1905 में दिल्ली में ही हुआ था, तो दिल्ली से संबंधित हैं ये। इसके अलावा ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में ही वर्ष 1925 में इनकी जो भेंट है वो जवाहरलाल नेहरू से हुई। तो जवाहरलाल नेहरू भी वहीं थे शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में। तो 1925 में फखरुद्दीन अली अहमद की भेंट जवाहरलाल नेहरू से हुई और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से ये प्रभावित हुए और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। 1952 में फखरुद्दीन अली अहमद असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। 1952 में असम राज्य से फखरुद्दीन अली अहमद राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद में 1952 से 1957 तक जो है ये असम के विधायक रहे। एक मिनट सॉरी, 1952 से 1957 तक जो है ये असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उसके बाद में 57 में इन्होंने जो है वो सदस्यता छोड़ दी है, राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। उसके बाद में 1957 से लेकर 1967 तक जो है ये असम राज्य के विधायक रहे हैं, एमएलए रहे ये असम के विधायक। और इसके पश्चात राष्ट्रपति पद पर नामित होने से पहले, जब ये राष्ट्रपति बने थे 24 अगस्त 1974 को, इससे पहले जो थे इनके पास मंत्रालय था खाद्य व कृषि मंत्रालय। तो आपको स्मृति में होगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में खाद्य व कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो दूसरे व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले खाद्य व कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं, तो वो कौन रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद रहे हैं। अब इसके बाद में जो है आगे की जो बात है अपन करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। तो वर्ष 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रपति बनाए गए और ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इसके अलावा भारत के 5वें राष्ट्रपति ये रहे हैं और भारत के दिल्ली से ये संबंधित रहे हैं। अब देखिए साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के चलते अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। तो किस राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए
आंतरिक अशांति को आधार बनाकर 1975 में अनुच्छेद 352 के अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू किया। तो वो किसके द्वारा किया गया था? फखरुद्दीन अली अहमद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फखरुद्दीन अली अहमद के संबंध में। और 11 फरवरी 1977 को हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। तो ये फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में पढ़ा हमने। तो पद पर निधन होने के संदर्भ में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। अब देखिए साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद का पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो इनके स्थान पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने वो बने थे बीडी जत्ती। तो पद पर इसी तरह से जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तो वीवी गिरी बने थे कार्यवाहक। लेकिन वीवी गिरी ने क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हुए भी पद से त्यागपत्र दे दिया। अब जब तक आगामी स्थायी चुनाव नहीं हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके मोहम्मद हिदायतुल्लाह को जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व फिर सौंपा गया। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और वीवी गिरी जो है वो चुनाव जीत गए और 5 साल स्थायी रहे। उसके बाद में जो है फखरुद्दीन अली अहमद बने। ये पद पर रहते हुए इनकी 11 फरवरी 1977 को मृत्यु हो गई और 11 फरवरी 1977 को जो है देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए? बीडी जत्ती बनाए गए। तो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 यह है इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और बीडी जत्ती के संदर्भ में कोई विशेष ऐसा प्रश्न बनता नहीं है। यह भारत के कर्नाटका राज्य से संबंधित है। भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और सबसे लंबी अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये आप ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे लंबी अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहा है, तो साथियों इसमें ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद आपको निश्चित रूप से देगा। तो आपको ध्यान में रखना है राजेंद्र प्रसाद जो लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, वो 2 बार लगातार कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं और दोनों ही बार वो निर्वाचित हुए हैं, न कि कार्यवाहक। एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबी अवधि जो रही है वो बीडी जत्ती की रही है। इसके अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम जो अवधि रही है वो रही है मोहम्मद हिदायतुल्लाह की 1 माह और 3 या 4 दिन। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबी अवधि वाला कार्यकाल रहा था। लगभग 5 माह के लिए जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। अब देखिए साथियों, इसके बाद में जो अपन बात करेंगे, अगले राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो भारत के कुल कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? 3 कार्यवाहक। अब इसके बाद में कोई कार्यवाहक नहीं बढ़ेगा और जितने भी राष्ट्रपति आएंगे वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही चुने जाएंगे। अगला इसके बाद में बना है स्थायी राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए साथियों, नीलम संजीव रेड्डी ये जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, भारत में राष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाले सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति रहे हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित रहे हैं। सारे राष्ट्रपतियों के बारे में आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद में आप आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपतियों की जो संख्या रही है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित ही रही है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले ये किस पद पर आसीन थे? लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, वे राष्ट्रपति जिन्होंने ये पद प्राप्त करने से पहले, मतलब वो राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं देश को दी हैं। तो उस संदर्भ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उसका आंसर आएगा नीलम संजीव रेड्डी। और एकमात्र राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव हारने के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, एकमात्र राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव हारने के पश्चात दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहे, वो भी निर्विरोध। ये देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो एक बार राष्ट्रपति चुनाव में हारने के पश्चात दूसरी बार निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुना गया, तो वो है वन एंड ओनली नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए इसके अलावा जो है इन्होंने कुल 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल जो है वो इन्होंने देखा था। कौन कौन से प्रधानमंत्री थे वो? एक तो थे मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी, ये भारत के 3 प्रधानमंत्री थे जो इनके राष्ट्रपतित्व काल में बने थे। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि भारत के कितने ऐसे राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल नीलम संजीव रेड्डी के राष्ट्रपतित्व काल के दौरान रहा, तो वो थे 3। तो ये हमने पढ़ लिया है भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। 1977 से 1982 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है, पूरे 5 वर्ष रहे हैं। इसके बाद में देखिए साथियों, 7वें जो राष्ट्रपति हैं, और वैसे अगर व्यक्तियों के क्रम की बात की जाए तो 10वें वो रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह। तीन चार प्रश्न हैं जो ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में बनते हैं, वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो देखो इनका कार्यकाल आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, 1982 से 1987। 1982 से 1987 मतलब 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987, यही क्रम चल रहा है वर्तमान में भी। 25 जुलाई को राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ ली जाती है और अगले 5 वर्ष तक वो पद पर रहते हैं। तो 1982 से 1987 तक भारत के 7वें जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं ज्ञानी जैल सिंह, और ये थे भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो ये कौन रहे हैं? ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए इनका जो संबंध है वो कहां से है? इनका संबंध था फरीदाबाद, पंजाब से। ये आप सभी कर सकते हैं अपनी स्वविवेक बुद्धि के आधार पर भी। तो फरीदाबाद पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था 1916 में, और ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले ये पंजाब राज्य के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले ज्ञानी जैल सिंह पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री सीएम भी रह चुके हैं। ये विशेष आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले किसी राज्य विशेष का मुख्यमंत्री रहा है, तो वो कौन रहा है? ज्ञानी जैल सिंह रहा है। अब देखिए इसके बारे में एक प्रश्न और बनता है यहां पर, एकता घाट। जैसे अपन ने बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है साथियों? महाप्रयाण घाट, ठीक है ना। उसी तरह से राष्ट्रपतियों के समाधि स्थल के संदर्भ में एक प्रश्न आता है ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में। तो ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है एकता घाट। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति, सबसे कम साक्षर जो राष्ट्रपति हैं, सबसे कम पढ़े लिखे जो राष्ट्रपति थे जो भारत के बने हैं, वो है ज्ञानी जैल सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 1986 में लाया गया था भारतीय डाक विधेयक। 1986 में भारतीय डाक विधेयक लाया गया था संसद के द्वारा, और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने
भारतीय डाक विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया। वीटो का सामान्य अर्थ पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं। वीटो का मतलब क्या होता है? निषेध, मैं मना करता हूं। तो भारतीय डाक विधेयक कब लाया गया था, यह प्रश्न आता है। तो 1986 में लाया गया था। और इस विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। अब देखिए, इन्हीं के कार्यकाल में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था। तो ये ब्लू स्टार जो अभियान है, ये भी ज्ञानी जैल सिंह के काल में चलाया गया था। 3 से 6 जून 1984। 3 से 6 जून 1984 तक पंजाब के अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडारवाले तथा उसके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए जो अभियान चलाया गया था, वो चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यह प्रश्न आता है, ब्लू स्टार अभियान या ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राष्ट्रपति के काल में चलाया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह के काल में चलाया गया था, 3 से 6 जून 1984 तक। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है बातें। इसके अलावा देखिए, इंदिरा गांधी की जो हत्या थी वो भी इन्हीं के राष्ट्रपतित्व काल में हुई थी। तो इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी साथियों, वो भी ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पर ही हुई थी। और इसके अलावा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था, वो भी ज्ञानी जैल सिंह के समय ही चलाया गया था। तो ये ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में बातें हैं कि ज्ञानी जैल सिंह पंजाब से संबंधित रहे हैं। 1982 से 1987 का कार्यकाल था। भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। सबसे कम पढ़े लिखे साक्षर राष्ट्रपति यही थे। और इनके काल में 1986 में जो भारतीय डाक विधेयक लाया गया था, इस संदर्भ में इन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, निषेधित किया था, मना कर दिया था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या, ये दोनों घटनाएं भी इनके काल में ही हुई थी। अब देखिए, इसके आगे अपन बात करेंगे। ज्ञानी जैल सिंह के बाद में अगले जो राष्ट्रपति बने हैं वो है भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन, और वैसे क्रम में है 11वें। रामास्वामी वेंकटरमन व्यक्तियों के क्रम में 11वें हैं और स्थायी राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होने वाले ये हैं 8वें राष्ट्रपति। तो भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन रहे हैं? रामास्वामी वेंकटरमन। अब देखिए साथियों, रामास्वामी वेंकटरमन का कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में अब कोई विशेष दिक्कत है भी नहीं आपके। 87 से वर्ष 1992, वर्ष 1987 से वर्ष 1992 तक जो है वो 8वें राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश में कार्यरत रहे हैं रामास्वामी वेंकटरमन। और ये भारत के किस राज्य से संबंधित रहे हैं? ये रहे हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है रामास्वामी वेंकटरमन। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जब ये राष्ट्रपति बने हैं तो इनकी आयु थी 77 वर्ष। तो प्रश्न आता है, सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन रहा है? तो सर्वाधिक आयु वाला जो राष्ट्रपति रहा है वो रहा है रामास्वामी वेंकटरमन। 77 वर्ष की आयु में इन्होंने राष्ट्रपति पद प्राप्त किया था। अब देखिए, इनकी 2 पुस्तकें जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। माई ईयर्स ऑफ पॉलिटिक्स, एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी माई ईयर्स ऑफ पॉलिटिक्स, यही है, इसका हिंदी में भी इसी तरह से लिखा हुआ माई ईयर्स ऑफ पॉलिटिक्स। और एक पुस्तक लिखी थी माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आ भी चुकी है ये।
माई ईयर्स ऑफ पॉलिटिक्स और माई प्रेसिडेंटियल ईयर्स, ये दो पुस्तकें लिखी गई हैं रामास्वामी वेंकटरमन के द्वारा, और ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। सर्वाधिक आयु वाले राष्ट्रपति रहे हैं, और इनकी दो पुस्तकों के बारे में आप ध्यान में रख लीजिए, पर्याप्त है। अब देखिए साथियों, इसके बाद में 90 नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं व्यक्तियों के क्रम में 12वें, और वैसे 90 शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1992 से 1997, और व्यक्तियों की क्रम की दृष्टि से जो है ये भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 90। तो 3 कार्यभाग अगर आप 12 में से घटा देंगे तो 90 आ जाएंगे, तो 90 राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है शंकर दयाल शर्मा। और वर्तमान में रामनाथ कोविंद कौन से क्रम के हैं? तो क्रम के मामले में, व्यक्तियों के क्रम के मामले में तो वो 17वें हैं, और वैसे हैं 14वें राष्ट्रपति। तो देखिए शंकर दयाल शर्मा के बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। शंकर दयाल शर्मा का जो संबंध है वो रहा है मध्य प्रदेश से, भोपाल। सारी बातें आप लिखते चलिए एकदम। शंकर दयाल जो शर्मा है उनका संबंध भारत के किस राज्य से रहा है? तो उनका संबंध रहा है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न इनके संदर्भ में आता है कि भारत का वह राष्ट्रपति जिसने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। भारत का वह राष्ट्रपति जिसने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। तो इससे पहले अपन एक राष्ट्रपति की और भी बात कर चुके हैं जिन्होंने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री काल देखा था, लेकिन उन्होंने 3 ही प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था साथियों। शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपतित्व काल में 4 प्रधानमंत्री भारत के बदले। तो 4 प्राइम मिनिस्टरों का कार्यकाल जो है वो इन्होंने देखा था। देखिए कौन कौन से वो हैं। सबसे पहले हैं, लिख लीजिए, इन्हें ध्यान में रखिएगा, इन्हीं में से प्रश्न बढ़ता है परीक्षा में। नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, होडा डोडा देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथे थे इंद्र कुमार गुजराल। तो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। या प्रश्न आ जाए वह राष्ट्रपति जिसने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, तो वो थे शंकर दयाल शर्मा। कौन कौन थे? नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल। ये थे 4 प्रधानमंत्री। अब देखिए साथियों, इसके बाद में शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक बात और करते हैं कि ये भी जो है राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले राज्यपाल का पद प्राप्त कर चुके थे। तो राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले जो है ये राज्यपाल का पद प्राप्त कर चुके थे। और इनके द्वारा जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक जो है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वो लिखी गई थी, शिक्षा के आयाम। ये आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह। शिक्षा के आयाम जो पुस्तक है वो लिखी गई थी शंकर दयाल शर्मा के द्वारा। इसके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहर। मोस्टली क्या होता है, हम इन पुस्तकों पर गौर नहीं करते हैं और परीक्षाओं में वही चीजें देखिए साथियों ज्यादा आती है जो हमारे आगे नहीं आई हुई होती है। ये मेरा अनुभव है और आप भी निश्चित रूप से मानिए कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं जो आई बार आती हैं वो तो इंपोर्टेंट है ही हैं, जो अन्य पुस्तकें जो अन्य राष्ट्रपतियों के द्वारा लिखी गई हैं वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो शंकर दयाल शर्मा के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, शिक्षा के आयाम और हमारी सांस्कृतिक धरोहर। तो ये जो है ये शंकर दयाल शर्मा के बारे में अपन ने बात की है। तो
12वें राष्ट्रपति व्यक्तियों के क्रम में और 90 राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा तक साथियों आज अपन ने बात कर ली है। इसके बाद में 13वें क्रम के आर नारायणन, 14वें क्रम के एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम। इसके पश्चात भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और इसके पश्चात 16वें व्यक्ति क्रम में राष्ट्रपति और 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में हम भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 5 में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपन ने जो बात की है वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की। इनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद एक कार्यवाहक बने वीवी गिरी। उन्होंने कार्यवाहक रहते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया, तो दोबारा नए कार्यवाहक बनाए गए मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसके बाद में स्थायी चुनाव कराए गए। इसमें वीवी गिरी जो है वो कांग्रेस का बहुमत प्राप्त होने के बावजूद निर्दलीय लड़े और जीत गए। इसके बाद में जो है फखरुद्दीन अली अहमद बने। ये भी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इनकी भी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में तीसरा जो कार्यवाहक बना वो बीडी जत्ती बना। बीडी जत्ती के बाद में जो है अगले जो राष्ट्रपति बने स्थायी वो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में ज्ञानी जैल सिंह बने और ज्ञानी जैल सिंह के बाद में शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा तक जो है वो मैंने पूरे के पूरे तथ्य जो अधिकतम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। और अगली वीडियो में जो है बाकी जो शेष बचे हुए हैं 5 राष्ट्रपति उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारियां उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।